गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और तंदुरुस्त हूं। मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 12 लेकर आया हूं, जो कि इसके पहले का पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले उसे देखें, सीरियल से देखें ताकि अच्छा समझ में आएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे पूरे भारत में शेयर करें, ताकि जहां तक इस टाइप की वीडियो अगर नहीं पहुंचा हो वहां तक पहुंचे और उसके लाभ सब कोई उठा सके। इसे मैं पहले से ही लिख चुका हूं ताकि इसे लिखने में ज़्यादा समय ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। हम लोग कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर क्या करता है? परमाणु हमला करता है। अब परमाणु हमला इसलिए करता है ताकि जब सुभाष चंद्र बोस ने जो सैनिक बनाए थे, उस सैनिक का ट्रेनिंग जापान दे रहा था और हथियार भी वहीं दे रहा था। यानी इनके सैनिक को वो क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। जो सैनिक था वो हालांकि ये भारतीय ही थे और पहले अमेरिका की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। और किसके किसके? अमेरिका के तरफ से लड़ रहे थे। और ये युद्ध जो हो रहा था, अमेरिका और हिटलर के बीच हो रहा था। तो हिटलर ने कुछ भारतीय सैनिकों को अपने कैद में रख लिया था और सुभाष चंद्र बोस ने उसे लेकर और जापान से ट्रेनिंग दिलवा रहे थे। उसी दौरान ये अमेरिका ने जापान पर हमला किया और बाद में जापान भी वो मदद करने से इनकार कर गया। तब तक जब 2 दिन 6 को और 9 को जब अमेरिका ने जापान पर जब परमाणु हमला किया तो वहां से सुभाष चंद्र बोस ने पलायन कर गए। जब आप आ रहे थे तो 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ताइवान में विमान दुर्घटना हो जाता है और उसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उस 18 अगस्त को यह दुर्घटना होता है, लेकिन जापान सरकार उसकी सूचना देता है जे इनकी दुर्घटना हो गई है। उसके बाद से जब इनकी मृत्यु हो जाते हैं तो जो सैनिक बनाए थे आजाद हिंद फौज, उन सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया जाता है। और उसमें जो वकील थे जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर थे और के.एन. काजू जैसे लोग वो आजाद हिंद फौज का वकालत कर रहे थे। ठीक, उसके अगला हम लोग टॉपिक शुरू हो रहा है अगस्त प्रस्ताव।
जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय अंग्रेजों सबको मदद करने से इनकार कर गया, तो वायसराय के रूप में लिनिथगो को भारत में भेजा गया और लिनिथगो ने भारतीयों से कुछ बातें कहे। ये अगस्त प्रस्ताव लेकर आया, वो 8 अगस्त 1940 को अगस्त में आया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। कुछ बातें कहे, तीन बातों कहा। यदि भारतीय अगर अंग्रेजों का साथ देता है तो उनके लिए हम डोमिनियन के बात कहेंगे। और दूसरा बात कहता है वायसराय पद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और भारतीयों को संविधान बनाने के लिए बातें हम इंग्लैंड में करेंगे। कांग्रेस ने इनके बातों को मानने से इनकार कर गया, जिसके चलते अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। उसके बाद से अगला, जैसे ही अगस्त प्रस्ताव जब खत्म होता है, असफल हो जाता है, उसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं से क्या होता है, शुरू होता है। ठीक। अब इसका नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह इसलिए रखे ताकि इस समय भारत के एक एक व्यक्ति इस आंदोलन में भाग ले, और सब लोग भाग लिया भी। उसके बाद से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, उसमें सबसे पहले से सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरी सत्याग्रही थे ब्रह्मा दत्त। अब इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। उसके अगला टॉपिक है हम लोग को क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक अमेरिका के ही बहुत बड़ा लीडर था, उसको भेजा जाता है, जिसका नाम था स्टैमफोर्ड क्रिप्स। वो अध्यक्ष बन के यहाँ पर आता है, अपने ही नाम से क्रिप्स प्रस्ताव रखता है। और एक क्रिप्स प्रस्ताव जो है 23 मार्च 1942 को आता है, और ये भी लेकर आता है कि यदि भारतीय अंग्रेज सबको साथ देंगे तो मैं उनके लिए भारतीय संघ उनके लिए बनाया जाएगा, राज्य की स्वायत्ता दी जाएगी, वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, काउंसिल का जब गठन होगा उसमें भारतीय भी शामिल रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इनके बातों को मानने से इनकार कर गया, क्योंकि जब भी बातें कर रहा था अगस्त प्रस्ताव में वही, क्रिप्स प्रस्ताव में वही, ये द्वितीय युद्ध हो जाने के बाद, द्वितीय युद्ध हो जाने के बाद ये किया जाएगा। तो अंग्रेज तो ऐसे ही खचड़ा था सब। द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता, अगर वो सब सफल हो जाता तो क्या जितना ये जो प्रस्ताव लेकर आया था, जो वादा कर रहा था सब, क्या देता सब, कोई कीमत में नहीं देता सब। इसीलिए गांधी जी बहुत होशियार थे, जितने भी लीडर थे हमारे भारत के लोग, वो सब कोई बहुत होशियार थे कि वो जानते थे इस सब को चाल के बारे में।
जैसे सब द्वितीय विश्व युद्ध युद्ध जीतेगा हम लोगों के सहयोग से, उसके बाद से ये सब का दबदबा और बन जाएगा, क्योंकि जो जब हिटलर को जब ये सब हरा देगा तो बाकी उससे मजबूत, उससे मास्टरमाइंड कौन शासक हो सकता है। उसके बाद से भारत में तो आसानी से हम लोग शासन कर सकते हैं, इसीलिए लोग धीरे से उससे साइड हो जाते थे। ठीक, और ये अब क्रिस प्रस्ताव भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक कह देते हैं और जवाहरलाल नेहरू इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द से संबोधित कर देते हैं। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे खाता में अगर 10,000 रुपया है, किसी को 1,00,000 रुपया हमने चेक काट कर दे दिया, और अगला आदमी गया तो पता चला इसमें 10,000 ही रुपया है, नहीं तो क्या हो जाता है, बाउंस कर जाता है वो चेक। ठीक है, तो इस टाइप का जो बात होता है उसी को गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक के संबोधित कर दिए ये क्रिप्स प्रस्ताव को, और उसी को जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाला बैंक से संबोधित कर दिए। अंततः अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव दोनों को दोनों ये भारत में असफल रहा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर या वीडियो को पॉज करके अपना खुद से हाथों से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये जो सीरीज चल रहा है भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। इसे अपने हाथों से नोट्स बनाइए। मैं जल्द इसके अगले पार्ट लेकर मैं आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।